कोई, ये तो कल ओके का सर। मैंने काम कराया था वो हो गया भाई। अब चलिए देखिए भाई, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने कल एक होमवर्क किया था और उस होमवर्क में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, 5 क्वेश्चन दिए सर थे। इसे रिकॉर्ड कर लो ना। हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब मैं इसको, अब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको यहाँ से। बाकी कंटिन्यू रहो, नेटवर्क प्रॉब्लम का इशू हो सकता है लेकिन कोशिश करो कि साथ में लाइव भी रहो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्वेश्चन डाउट ले लेते हैं जो होमवर्क में प्रॉब्लम आई थी। तो कुछ क्वेश्चंस थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए थे मैंने, डिस्कस करता हूँ मैं वो। एक 14th क्वेश्चन था हमारा, सीक्वेंस में थे 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे करके। एक 14th क्वेश्चन था, मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ और आप आंसर भी करेक्ट कर लेना आपने किए। ये क्वेश्चन आप फेयर नोटबुक में भी करें और मैं चेक करूं तो आपके पास होने चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि ए मैन इज एट रेस्ट इन द मिडल ऑफ ए पॉन्ड ऑन परफेक्टली स्मूथ आइस। एक स्मूथ आइस के ऊपर खड़ा है एक मैन। ही कैन गेट हिमसेल्फ टू द shore by making use of Newton's shore by making use of Newton first law, second law, third law and all the laws। इसमें वो खड़ा है परफेक्टली, एक स्मूथ आइस के ऊपर खड़ा है। देखिए मूव नहीं करेगा क्योंकि मूव करेगा तो स्लिप करेगा, ठीक है। तो बताइए कौन से लॉ का एग्जांपल यहाँ पर न्यूटन का दे सकते हैं? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ये कोई भी एक आइस और स्मूथ सरफेस फ्रिक्शनलेस, ये यहाँ पर खड़ा है। तो ये आप कौन से न्यूटन का लॉ एग्जाम बताएंगे यहाँ पर बच्चों? देखिए एक एक्शन इसका वेट हो गया है mg, नॉर्मल रिएक्शन इस पे n, या जिसको हम कह रहे हैं r, एक्शन का अपोजिट रिएक्शन क्या आ गया यहाँ पर? न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ठीक है। he can get himself to the shore by making use of Newton। तो यहाँ पर न्यूटन का कौन सा लॉ कहेंगे? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड, या ऑल द लॉज? तो ये एक्शन और रिएक्शन जब स्टैंड है, ये मूव नहीं कर रहा है क्योंकि फ्रिक्शन लेस सरफेस पे मूव करेगा तो वो गिरेगा, फ्रिक्शन होना जरूरी है। और ये स्मूथ सरफेस जब बोल रहा है तो यहाँ पर, यहाँ सिर्फ स्टैंड कर पा रहा है, ये स्टैंड कर पा रहा है तो एक्शन का अपोजिट रिएक्शन है। तो यहाँ न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पर अप्लाई कर रहा है। यस बताइए, 14th क्वेश्चन आया समझ में? स्मूथ सरफेस के ऊपर चल नहीं पाएगा क्योंकि फ्रिक्शन होना जरूरी है, तो वो स्टैंड कर पा रहा है बस ओनली। तो यहाँ एक्शन का अपोजिट रिएक्शन है, बैलेंस किया हुआ है उसने। तो ये हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ का एग्जांपल बता सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक 15th क्वेश्चन था भाई। हाँ ये क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम आई होगी, देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को भाई। 15th क्वेश्चन को करते हैं। ये एक XY प्लेन, इसमें एक क्यूब है ये, लेकिन क्यूब का एक फेस दिखा रखा है यहाँ पर, और वो फेस है A, B, C और D। ये क्यूब का एक फेस है, इसके अंदर एक बॉल रखी है, स्फेरिकल बॉल यहाँ पर प्लेस्ड है ये। अब कहता है ये सॉलिड स्फीयर हो गया, ये यहाँ पर सॉलिड स्फीयर है और ये क्यूब है। क्वेश्चन में क्या है कि इसने इस सॉलिड स्फीयर का जो मास है वो गिवन है भाई 2 किलोग्राम। द क्यूब इज मूविंग विद ए वेलोसिटी, क्यूब मूव कर रहा है वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड।
ये क्यूब की वेलोसिटी है। मुझे बताओ क्यूब एक्स के अलोंग चल रहा है, वाई के अलोंग चल रहा है, या एक्स वाई प्लेन में चल रहा है? क्यूब वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन एक्स में, वाई क्योंकि एक्स एक्स के वाई अलोंग, प्लेन। हाँ एक्स के अलोंग भी वेलोसिटी है और वाई के अलोंग भी वेलोसिटी है उसकी, तो एक्स वाई प्लेन में, मतलब ऐसे कुछ जा रहा होगा। ठीक है, ये क्यूब की स्पीड दे दी है। हेयर टी, यहाँ पर एक चीज मैं पूरा नहीं लिख पाया, वेलोसिटी जो है यहाँ पर 5t_i है, 5t_i। ऐसे ही यहाँ पर ये 2t_j है, ये वेलोसिटी है। t यहाँ पर टाइम, सेकंड के अंदर ही, इन सेकंड। अब आगे पूछा, ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, सारे सरफेसेस के स्मूथ है जिसमें ये बॉल रखी हुई है। व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द क्यूब, ये स्फीयर कितना फोर्स लगा रही है, ये स्फीयर क्यूब के ऊपर जहां ये प्लेस्ड है, तो वो फोर्स एक्सर्टेड निकालना है आपने। फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन क्यूब, क्यूब पे कितना ये फोर्स लगा रही है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं भाई, किस तरह से करें ये क्वेश्चन। अब वेलोसिटी क्यूब की ये दे रखी है, ठीक है, और क्यूब में रखी है ये बॉल। एक चीज देखिएगा, ये बॉल मैंने बाहर दिखा दी, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। जब ये इस वाले ए डी के साथ अटैच है तो ये सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको कि मैं एन एक्स कह रहा हूं। ये यहाँ पर रखी हुई है डी सी वाले पे, तो डी सी वाले सरफेस पे रखी हुई है तो एक नॉर्मल रिएक्शन और लग रहा होगा जिसको मैं एन वाई से कह रहा हूँ। बॉल का अपना खुद का वेट होगा नीचे की तरफ जिसको मैं एम जी से कह रहा हूँ। बोलिए ये फोर्सेस दिखा सकते हैं आप इस बॉडी पे, समझ में आया है? देखिए ये यस सर। इस तरह से यहाँ पर ये बॉल रखी हुई है, ये यहाँ अटैच है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन ये है, एक नॉर्मल रिएक्शन ये है, और बॉल का वेट ये है। तो मैंने ये फोर्सेस यहाँ पर शो कर ली। वेट हो गया, नॉर्मल रिएक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया है, नॉर्मल रिएक्शन अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग हो गया। अब इनसे आपने रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है कि वो रिजल्टेंट फोर्स आपका कितना आएगा। तो वो रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे निकालेंगे, देखिए। अगर मैं यहाँ पर पहले फोर्स निकालने के लिए फोर्स इज इक्वल्स टू, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो हम अगर एक्सेलरेशन निकालते हैं अलोंग एक्स एक्सिस पहले, तो वही डिफरेंशिएशन कर देंगे। कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? जो आपको v दे रखा है 5t_i प्लस 2t_j, आप इसको क्या लिखेंगे? v वेक्टर इज इक्वल्स टू vxi प्लस vyj। तो देखो ये vx की वैल्यू रही और ये vy की वैल्यू रही। अब आप ax निकाल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? dvx अपॉन में dt, बिकॉज एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, dv बाई dt। अब डिफरेंशिएशन फिर काम आ गया है, न्यूटन ने जो समझाया वो काम आ गया है। d बाई dt, vx की वैल्यू बताएंगे यहाँ से तो कितनी है? 5t। अब मुझे बताना ना पड़े तुम्हें, बताइए x कितना आ जाएगा? 5t है और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल राइट आंसर। सिमिलरली आप यहाँ से अब एफ वाई निकालेंगे, सॉरी, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, तो वो ए वाई आपका कितना आएगा? यस बताइए मुझे। डी वी वाई अपॉन में डी टी। वी वाई। अब बताओ वैल्यू कितनी लिखूं मैं इसकी? ये टू टी था, ये टू यहाँ टी पर, टू टी तो 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे ना अभी, तो ए वाई कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे भाई ax और ay की वैल्यू आ गई। क्या करेंगे सर इसका? देखिए, एक जो ये फोर्स लग रहा है हमारा nx, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा यहाँ पर? nx। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। स्फीयर का मास कितना था? m, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक फोर्स आ गया।
कितना आ जाएगा, मास कितना था स्फीयर का 2, एक्सेलरेशन कितनी है एक्स एक्सिस के अलोंग 5, एक्सेलरेशन कितनी है अलोंग एक्स एक्सिस 5, 5 तो ये आ गया 10 न्यूटन, 10 ये आ गया nx, ये वाला फोर्स। ठीक है भाई, अब हमें यहां पर बताना है, एक ऊपर लग रहा है ny, यहां नीचे लग रहा है mg। थोड़ा सा सोचो, क्या दोनों बैलेंस है, नो बराबर ले, सर। नहीं लेंगे बराबर, क्योंकि एक्सेलरेशन आ रही है भाई, इसलिए बराबर नहीं ले सकते हैं, एक्सेलरेशन आ रही है मतलब नेट फोर्स है। अब मुझे ये बता दो, ये एक्सेलरेशन देख के कि फोर्स कौन सा ज्यादा लोगे फिर, अगर बराबर नहीं है तो क्या ny बड़ा होगा या mg बड़ा होगा, सोच के, ये ay है आपके सामने, थोड़ा सा सोच के, फिजिक्स पढ़ रहे हो इतना सोचने लग जाओ आप, बताइए। बराबर तो नहीं है, बराबर होते तो एक्सेलरेशन 0 आती y एक्सिस पे, लेकिन y एक्सिस पे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है, प्लस की आ रही है माइनस की आ रही है, देखें तो प्लस की आ रही है, बताओ फटाफट कौन ज्यादा है, ये ऊपर वाला ny mg। ज्यादा है, mg ज्यादा है। नहीं mg ज्यादा होता तो नीचे एक्सेलरेट करती ना, तो फिर वहां माइनस आ जाता है बच्चों। यहाँ पर ये वाला फोर्स, क्योंकि हम ऊपर वाली वैल्यूज को जनरली कैसे दिखाते हैं, पॉजिटिव से, क्योंकि यहाँ पर प्लस का आई कैप, ये देख रहे हैं ना, प्लस का जे कैप, सॉरी, तो प्लस का जे कैप ये होता है, अगर आपका यहाँ एक्स है, वाई है, ये जेड है, अगर नीचे जाएं तो माइनस का वाई, तो यहाँ माइनस का जे कैप होता, बट यहाँ पर प्लस का जे कैप आ रहा है, तो यही चीज देखनी है, बस ध्यान रखनी है। वेलोसिटी में प्लस का जे आ रहा था चेंज में, तो एक्सेलरेशन में भी प्लस का जे आ रहा है, तो इट मीन्स ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रही है। तो हम यहाँ पर नेट फोर्स को लिखेंगे, नेट फोर्स को लिखेंगे इज इक्वल्स टू एन वाई माइनस एम जी। नेट फोर्स, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, तो एम ए वाई, ये वाई मल्टीप्लाई में नहीं है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, वैसे ये है पूरा, एन वाई माइनस एम जी। अब एन वाई की वैल्यू सोल्व कर लेंगे यहां से, तो एन वाई आ जाएगा भाई इज इक्वल्स टू एम ए वाई प्लस में एम जी हो प्लस जाएगा, m m कितना था 2, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस कितनी थी 2, प्लस मास कितना था 2, g को 10 कह रखा है तो 10, ये कितना हो गया भाई 24 न्यूटन, ये हमारा ny आ गया, सोल्व करके रिजल्टेंट। ठीक है, ये हमारा nx आ गया। अब आप रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, देखिए ये nx है, ये हमारा जो यहाँ से ny है, ठीक है, वेट का हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया है, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे। मैं आपसे कहूं कि एक बॉडी पे एक फोर्स तो यहाँ लग रहा है एक्स एक्सिस के लो, एक फोर्स ऐसे लग रहा है वाई एक्सिस के लो, और मैं पूछूं बताओ रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे, तो आपका आंसर होगा सर, डिफरेंस इनकी। नहीं, पैरेललोग्राम पढ़ा है आपने, एक बॉडी पे एक फोर्स यहाँ यस लग सर। रहा है एफ एक्स, एक फोर्स यहाँ लग रहा है एफ वाई, तो बॉडी जाएगी किधर, कंफ्यूज हो गई है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पैरेललोग्राम और वेक्टर एडिशन रूल फॉलो कर सकते हैं, और वो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। वेक्टर वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन्वॉल्वमेंट होने लग गया इसका, बट मैं साथ साथ बता के चल रहा हूँ, घबराना नहीं है कि सर ये फॉर्मूले कहाँ से आगे, रिजल्ट निकालने का ये फॉर्मूला होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यस कवित, बीच में हाथ उठाया था आपने, बताइए। यस सर। सर हाँ यहाँ पे हमारे पास ए वाई आई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ, यही है, और मास फिर 2 है, 2 है, तो सर एन वाई होना चाहिए था 4 न्यूटन का। नहीं नहीं, ये जो हमने रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन पुटअप की है ना भाई, देखो मैंने यहाँ पर mg को माइनस कर दिया है ny में से, तो अगर सिर्फ हम ny की वैल्यू फाइंड आउट करें, क्योंकि यहाँ मैं ये कहूँ कि एक तो इधर खींच, ये धकेला जा रहा है, एक ऊपर धकेला जा रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे भी धकेला जा रहा है, तो इन दोनों का तो सॉल्यूशन हो गया है यहाँ पर, तो ये हम फिर जो सोल्व करेंगे ना, यहाँ सिर्फ 2 फोर्स बचे हैं, एक हमारे पास nx बचा है और एक हमारे पास ये बचा है, जो कि कितना हो गया है, ये जो ny उसको ऊपर लेके जा रहा है, इसका मतलब ऊपर लेके जा रहा है ny उसको, तो ny जो है ना
वो वेट से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है उसके वेट में ये और ऐड कर दिया, इतना है एनवाई। ये बॉडी है, ऊपर से फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, यहां से फिर फोर्स और लगाया जा रहा है, ठीक है, जिससे एक्सेलरेशन मिल रही है, एक्सेलरेशन मिल रही है, मान लीजिए 2 मिल रही है, तो एक्सेलरेशन 2 मिल रही है, तो ये फोर्स कितना है, ये वाला फोर्स अब अगर मैं पूछूं तो 5, तो ये प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन 2, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल फोर्स, जिसको मैं एनवाई कह रहा हूँ। कभी तो आया समझ में? यस सर। हाँ, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर एनवाई। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये कोई भी बॉडी है, ऊपर से फोर्स लग रहा है बच्चों मान लो 5 न्यूटन, नीचे से फोर्स लग रहा है, हमें नहीं पता कितना लग रहा है, लेकिन जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, एक्सेलेरेशन से, और ये मास था इसका 2 किलोग्राम। तो हम इस फोर्स को निकाल सकते हैं, जिसको मैं एनवाई कह रहा हूँ। वो एनवाई कितना हो जाएगा सर? 5 तो इसका अपोज किया उसने, प्लस उसको एक्सेलरेट भी कराया, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हमारे पास टोटल एनवाई आ गया। तो ये हमारे पास nx और ny जो आगे, इसका रिजल्ट निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। चलो फटाफट फॉर्मूला लगा के सोल्व करके बताओ कितना आता है आंसर अब, रिजल्टेंट फोर्स। सर यस, जो MAY था उसको सूडो फोर्स बोल सकते हैं? नहीं नहीं, यहाँ लग रहा है वो रिएक्शन फोर्स लग रहा है, हाँ मतलब कि है, एक्शन का अपोजिट रिएक्शन है यहाँ पर, और कितना है वो कैलकुलेट भी कर पा रहे हैं यहाँ। तो ठीक है, आप एक्शन तो वेट लेते हैं, अपोजिट रिएक्शन है जो बैलेंस कर रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं सूडो फोर्स भी। सोल्व कीजिए बच्चों, रिजल्ट निकालना है अब इनका, कितना रिजल्ट आएगा। आपके ऑप्शन इस तरह से थे, पहुंच गए हम आंसर पे अब। √29 न्यूटन, B 29 न्यूटन, C 26 न्यूटन एंड D √89 न्यूटन। इसमें से बताइए कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट आएगा। सर 26 न्यूटन। 26 न्यूटन राइट आंसर है, 26 न्यूटन। यस बच्चों बताओ, आया ये आंसर बाकी का? सर लेकिन जो ये आपने बताया था, लेकिन mg तो ज्यादा है ना। मैं एक बार फिर से कराता हूँ ये क्वेश्चन, देखिए mg ज्यादा नहीं है, mg ज्यादा होता तो बॉडी नीचे जा रही होती, बॉडी जा रही है ऊपर, एक्सेलरेट कर रही है वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, कितना है वो हम निकाल लिया हमने एनवाई को। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को बच्चों। क्वेश्चन ये था कि इस क्यूब में एक स्फीयर रखा हुआ है यहाँ पर, मतलब ऐसे हो गया ये। अब इस स्फीयर पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, और एक्सेलरेट कर रहा है ये, और क्योंकि वेलोसिटी जो दे रखी है इसकी वो दो प्लेन के अंदर दे रखी है, वेलोसिटी 5t i कैप प्लस 2t j कैप, इस वैल्यू से ही देख लिया करो, एक्स वाई प्लेन में चल रही है ये, ठीक है। तो यहां पर एक तो नॉर्मल रिएक्शन ये लगा रहा है, ये वाला सरफेस ए बी, जिसको मैं NX कह रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। एक सरफेस ये लगा रहा है NY, लेकिन तो चलिए एक बार फिर से ज्वाइन कर लेते हैं भाई, दोबारा से कनेक्ट कर दिया मैंने। हाँ, तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा था कि ये जो स्फीयर है इस पे फोर्स लग रहा है, एक तो ये सरफेस अपना नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है NX, एक ये सरफेस अपना नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है NY। अब ये वैल्यू ज्यादा है किससे? उसके वेट से। वेट कितना है? mg है, ये वैल्यू ज्यादा है उससे, हमें इतना पता है, लेकिन ये नहीं पता कि कितना है ये, क्योंकि ये बॉडी y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेट। अब यहाँ पर तो कोई अपोजिट फोर्स लग नहीं रहा है, तो चलो यही है जो कुछ है, ये चला रहा है इसको एक्स एक्सिस में, लेकिन y एक्सिस में तो दो फोर्स आ रहे हैं, एक तो वेट नीचे और एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं आपसे पूछूं ज्यादा कौन है, तो आपका आंसर होगा ny इज ग्रेटर देन mg, बिकॉज बॉडी एक्सेलरेट अलोंग y एक्सिस आल्सो। x में तो है ही है, x में सिर्फ यही चलाने वाला है, y में लेकिन चलाने वाला ये है,
क्योंकि प्लस की तरफ है एक्सेलरेशन, तो ऊपर जाएगा वो। तो ये एन वाई ज़्यादा है mg से, लेकिन हमें पता नहीं कि भाई कितना ज़्यादा है, क्या क्या वैल्यू है इसकी। तो वो हमने कैसे निकाली, नेट फोर्स करके। नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब कितना ज्यादा नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, एन वाई में से माइनस करूंगा मैं mg, तो नेट फोर्स विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, तो अलोंग वाई एक्सिस एन वाई माइनस mg। तो हम एन वाई को कहेंगे कितना है, वेट से इतना ज्यादा है एम ए वाई, तो ये हमारा एन वाई आएगा। यहाँ से हम एन एक्स निकालेंगे, फिर रिजल्ट निकालेंगे इनका, वो रिजल्टेंट फोर्स आएगा जो कि होगा फिर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस 2nx एन वाई कोस थीटा। यस, बताओ मुझे अब समझ में आया कि नहीं आया, ये कंसेप्ट है इसका। ये सर आ गया। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, एन वाई की वैल्यू निकाल के एन एक्स की कैसे निकालेंगे, एन एक्स का कोई अपोज कर ही नहीं रहा था, तो सिंपली मास इंटू एक्सेलरेशन, बिकॉज वहाँ एक्सेलरेशन तो हो रही है, तो ये m इंटू ए एक्स हो गया। मास था उसका 2, एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन कितनी आई थी, बच्चों, हमने सोल्व की थी ना ऊपर, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस सर 5 आई है। थी, हाँ तो 5 आई थी, आप इसका यूज कर लेंगे 5 का, तो 2 इंटू में ये हमारी 5 हो गया 10 न्यूटन। ऐसे ही आप एन वाई की निकालेंगे, तो एन वाई कितना हो जाएगा, m इंटू में ए वाई प्लस में कितना है एम जी, ये पूरी वैल्यू एन वाई की। तो n कितना था यहाँ पर 2, y के लॉन्ग एक्सेलरेशन कितनी थी 2, प्लस मास कितना है 2, g कितना है 10, ऐसे करके ये 24 न्यूटन। nx आ गया, ny आ गया, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ से निकाल देंगे, थीटा 90 बनेगा, बिकॉज एक x में लग रहा है nx और एक y एक्सिस में लग रहा है ny, तो इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री, कोस 90 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा आपका 26 न्यूटन। बताओ भाई बच्चों, एक अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया या नहीं आया। सर आ गया, बस ये NY में थोड़ा दिक्कत कर रहा था। तो ये जो ny है हमारा, ये उसके वेट से ज्यादा है, इतना समझ लो, क्योंकि वो बॉडी y के अलोंग भी एक्सेलरेट कर रही है, तो y के अलोंग एक्सेलरेट कराने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, उस ny में से mg को माइनस करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन था हमारा 15th क्वेश्चन। अच्छा, मैं सारे कराऊं या तुम्हारी डाउट था, ये तो डाउट होना था 16th हो गया क्या तुम्हारा, जो कल होमवर्क था हमारा उसमें 16th क्वेश्चन। सर आंसर बता दो बस क्या आया। हाँ ठीक है, मैं एक बार सोल्व करा ही देता हूँ भी, बाकी बच्चे भी चेक करते रहें। 16th जो क्वेश्चन था भाई हमारा, कि ए ब्लॉक ऑफ मास m पुल्ड बाय एन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस, और इस सरफेस पे एक ब्लॉक जिसका कि मास m है, इसको खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है अलोंग हॉरिजॉन्टली एक रस्सी से, ये एक रस्सी है, इससे खींचा जा रहा है, रस्सी का भी मास दे दिया है यहाँ पर m, पहले हम इग्नोर करते थे लेकिन अब रस्सी का भी मास ले लिया इसने m, और फोर्स इस पे P अप्लाइड किया है भाई, ये हो गया है सर इसका अप्लाइड फोर्स, is applied at free end of the rope, the force exerted by the rope on the block, ये रस्सी कितना ब्लॉक पे फोर्स लगा रही है, ये है क्वेश्चन। फाइंड द फोर्स exerted by rope on block, ठीक है, ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रही है, ये चीज आपने देखना है। देखिए पी तो हमने रस्सी पे लगाया था, अब रस्सी का मास भी है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो कुछ हमारे पी का हिस्सा तो यहाँ खर्च हो गया भाई रस्सी को भी खींचने में, फिर रस्सी ने कुछ लगाया इसके ऊपर ब्लॉक पे, बचा हुआ रस्सी ने लगाया, तो वो वाला फोर्स निकालना है। इससे पहले हम सिंपल क्वेश्चन करते थे, इग्नोर कर देते थे रस्सी के मास को, अब वहां उस लेवल पे भी जाना है कि रस्सी का मास भी इंक्लूड किया हुआ है। तो देखिए इस पी से दोनों के दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं, फोर्स लग रहा है इस P की वजह से, तो P फोर्स जो होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, फोर्स अप्लाई कर रखा है P,
टोटल मास दोनों चल रहे हैं तो m प्लस एम इंटू ए, यहां से एक्सेलरेशन आ गई p अपॉन में m प्लस एम, ये एक्सेलरेशन आ गई उस ब्लॉक को और उस रस्सी को एक्सेलरेट कराने के लिए। अब देखिए रस्सी कितना फोर्स लगा रही है इस पे, मान लो F फोर्स, हमें इसके लिए देखना है फोर्स कितना, तो ये मास m, एक्सेलरेशन दोनों की सेम ही मिलेगी क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं a, तो यहाँ पर m और a की वैल्यू ये रख देंगे p अपॉन में m प्लस एम। ये आपका आंसर जो कि ऑप्शन था हमारा इसमें सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट। यस, रिप्लाई दीजिए, ये क्वेश्चन आया समझ में? यहाँ पर रस्सी के मास को इग्नोर नहीं किया गया, वो भी इंक्लूड किया गया है। सर आ गया। ये 16th क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन 17 था भाई इसमें। ये सब क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूँ एक बार आप सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करना इन क्वेश्चंस की। 17th क्वेश्चन था इसमें, जो यहाँ पर 17th क्वेश्चन था, मुझे ये बताओ ये क्वेश्चन जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, मुस्कान कंचन समझ में आ गया? 16th क्वेश्चन। यस सर। हाँ ठीक है। उसके अलावा निकिता, निकिता समझ में आ गया ये क्वेश्चन? भाई किसी को भी डाउट हो ना, देखो मैं सबका तो नहीं ले पाऊंगा नाम यहाँ पर, पर्सनली ना पूछ पाऊँ तो तुम पूछ लिया करो बीच में, कोई भी डाउट नहीं रखना है, बॉयज और गर्ल्स सभी। 17th क्वेश्चन हमारा देखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आप जितने ये क्वेश्चंस कर पाओगे ना, एक बार थोड़ा सा लग रहा है अजीब से क्योंकि पहले ऐसे क्वेश्चन करे ही नहीं है, ठीक है, टॉपिक पढ़ लिया बस, 2-4 न्यूमेरिकल करा दिए सिंपल सिंपल से और बात हो गई बस खत्म। लेकिन बच्चों सिंपल क्वेश्चन से बात बनने वाली नहीं है ना, कि हमें तो कंपटीशन का एंट्रेंस देना है, वहां पर सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे तो बहुत भारी कंपटीशन हो जाएगा, कितने ही बच्चे बैठेंगे। तो ये चीजें आप समझते जाओ, सब चीजें इनमें, यहाँ से पूरा कंसेप्ट क्लियर करते जाओ, फिर जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, लेकिन हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, वहां पर आप अपने ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। मतलब हर चीज को समझना है और अपना क्वेश्चन पुट अप करने कि सर इसमें ये भी तो हो सकता था, तभी आपका कंसेप्ट ठीक क्लियर हो पाएगा। ये नहीं कि बस मैंने करा दिया और तुमने समझ लिया, हाँ बस ऐसे ही रट लेंगे इसको कि ऐसे करना है, पूरा समझ में आना चाहिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन था ए रोप ऑफ लेंथ एल, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। एक रोप है, एक रस्सी है जिसकी लेंथ एल दे रखी है भाई, इज पुल्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स, इसको एक कांस्टेंट फोर्स से खींचा जा रहा है, पुल्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स, ये कांस्टेंट फोर्स इस पे लगाया जा रहा है। व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड, ये फ्री एंड, फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, यहां से फोर्स अप्लाई किया है, ध्यान से सुनना, यहां से फोर्स अप्लाइड किया है और x मान लो कोई डिस्टेंस है, तो यहां पर टेंशन कितनी होगी। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पुट अप करूंगा सर, इससे पहले जो भी हम क्वेश्चन करते थे उसमें ये होता था कि मान लीजिए इसको हमने इधर खींचा फोर्स, तो टेंशन इधर, अब वो टेंशन तो पूरी वायर में सेम ही होती थी। अब यहाँ से ये क्या सिस्टम हो गया कि x डिस्टेंस पे बताओ टेंशन, तो जितना फोर्स लग रहा है उतनी टेंशन होगी। बट बच्चों वहां पर वो होती थी, एक वर्ड लिखते थे इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल वायर। क्या मतलब होता है बताइए मुझे, इनएक्सटेंसिबल वायर, वहां पर ऐसा माना गया था, लेकिन इस सब जगह सेम नहीं, इनएक्सटेंसिबल की जिसमें खींच ना सके, मतलब उसकी इलास्टिसिटी और नहीं है। जैसे मान लीजिए एक रबड़ है, उसको खींच रहे हैं तो वो और लेंथ बढ़ जाएगी, इसकी कोई लेंथ नहीं बढ़ेगी, सेम रहेगी, ये रिजिड है, तो उसको बोलते थे इनएक्सटेंसिबल वायर। तो इसलिए पूरी वायर में टेंशन हर जगह सेम होती थी, बट यहाँ पर ये इनएक्सटेंसिबल वायर बिल्कुल नहीं है,
तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होगी। तो इसने कितने डिस्टेंस से पूछी है, x डिस्टेंस पे फ्रॉम द फ्री एंड। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक रस्सी है, लेंथ इसकी L है, फोर्स इस पे F अप्लाई किया जा रहा है। इसने पूछा है टेंशन बताइए एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम फ्री एंड। ये फ्री एंड जहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रखा है, यहाँ से x डिस्टेंस पे कितनी टेंशन। तो हम यहाँ पर F कह सकते थे, वो भी कब, जब ये इनएक्सटेंसिबल वायर होती है। लेकिन ये जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींच रहे हैं तो वो इनएक्सटेंसिबल नहीं है, उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है, तो ये एक इनएक्सटेंसिबल नहीं है वायर। तो स्प्रिंग के केस में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन, यहाँ कुछ अलग टेंशन होगी, यहाँ कुछ अलग टेंशन होगी। तो यहाँ पर यहाँ x डिस्टेंस पे टेंशन पूछी है इस क्वेश्चन में। ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट था भाई। वायर इनएक्सटेंसिबल नहीं है ये इसकी लेंथ भी बढ़ सकती है, ऐसा लिखा नहीं है क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। मैं अगर इस वायर की ये डिस्टेंस, ये जो दे रखा है x है, तो हमें टेंशन निकालनी है, फोर्स निकालना है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखिए किस तरह से कर पाएंगे इसको। लेट कैपिटल M मान लेता हूं टोटल मास, L इसकी टोटल लेंथ ले रखी है। एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं बस इसको, लेकिन ठीक से समझ लो। टोटल मास, टोटल लेंथ, मैं कहूं आपसे मास पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, तो आप कहेंगे सर m अपॉन एल। टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, तो एक यूनिट लेंथ, फिर चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो 1 मीटर हो, उसका मास आ जाएगा हमारे पास। इतनी लेंथ का मास कितना होगा, m डैश मान लेता हूं, मास ऑफ लेंथ x कितना होगा, एक यूनिट लेंथ का कितना था m अपॉन एल, कितनी लेंथ पे देखना है उससे मल्टीप्लाई, किससे, x से मल्टीप्लाई। ये m डैश की वैल्यू आ गई है। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। आपसे कहा गया कि कोई भी बॉडी 50 सेकंड में 50 किलोमीटर चली जाती है, तो उसकी स्पीड है, क्या कहेंगे, 1 किलोमीटर पर सेकंड। तो मैंने कहा कि 5 सेकंड में यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बॉडी है 50 सेकंड में 50 किलोमीटर चली गई, तो बताइए 5 सेकंड में कितने किलोमीटर गई। आपका आंसर होगा सीधा सा 5 किलोमीटर सर। तो यही चीज यहाँ बताया मैंने, टोटल मास अपॉन में टोटल लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, जितनी लेंथ पे मास देखना है उससे मल्टीप्लाई, एक्स लेंथ पे मास देखना था उससे मल्टीप्लाई। तो ये मास आ गया इतनी इतनी वायर का, ये वाली जो वायर है जिसको मैंने m डैश का है, तो m डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास m अपॉन एल इंटू एक्स। बोलिए भाई ये स्टेप आया है समझ में, x लेंथ की हमने मास फाइंड आउट कर लिया है, क्या इतना आ गया है समझ में। यस सर आ गया। मास पर यूनिट लेंथ निकाला, जितनी लेंथ पे देखना था उससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये m डैश आ गया मास ऑफ लेंथ x, इतनी इतनी का। देखिए पूरी वायर पे फोर्स लग रहा था F, तो पूरी वायर ही एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेशन पूरी में A है, तो एक्सेलरेशन होती है फोर्स अपॉन में मास, टोटल मास इसका m था, एक्सेलरेशन पूरी होगी फोर्स अपॉन में मास। अब यहां पर फोर्स लग रहा है F, टेंशन अपोजिट लग रही है T, बॉडी कर रही है एक्सेलरेट। मैं पूछूं इतने पार्ट की नेट फोर्स कितना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स F, अपोजिट क्या है, टेंशन T, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा मास लिखेंगे बताइए मुझे, कैपिटल M या m डैश, एक बार बता दो इसको। नेट फोर्स m डैश, नेट फोर्स m डैश। हाँ, हमें सिर्फ इस पे देखना है नेट फोर्स, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो इसका मास m डैश, एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू f माइनस टी। हो गया क्वेश्चन। अब यहां से आप t की वैल्यू सोल्व करेंगे तो t इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका f माइनस m डैश a। भाई मुझे यहाँ तक बता दो, बाकी अब कैलकुलेशन बची हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, मैंने बता दिया ये इन एक्सटेंसिबल वायर नहीं थी, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होगी। इसने पूछा इतनी लेंथ पे कितनी टेंशन होगी, इतने डिस्टेंस पे, यहाँ कितनी टेंशन होगी।
तो वो टेंशन हमने फाइंड आउट की है, उसके लिए हमें इसका मास निकालना पड़ा। क्या फिर से बताऊं मैं यहाँ तक? बाकी कैलकुलेशन बची, अब हो गया है क्वेश्चन, कंसेप्ट यहीं तक था, रिपीट करना है क्वेश्चन। यस सर। देखिए फिर से, नो सर। कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लो, लास्ट ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसको ये क्वेश्चन आने चाहिए बस, आपको ये कहने का मतलब ये है। एक बार फिर से देखो, ये एक पूरी वायर थी, लेंथ इसकी L थी भाई, इस पे फोर्स लगाया F, वायर इनएक्सटेंसिबल नहीं है, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन। इसने पूछा इस एंड से, एंड ए से डिस्टेंस x के ऊपर बताइए कितनी टेंशन होगी T, ये T हमें निकालना है। अब कैसे निकालें ये T? एक्सेलरेट कर रही है ये विद एक्सेलेरेशन A से, तो हमें करना पड़ेगा क्या, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, इसमें से T को हमने कर दिया माइनस, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास कितना ले, इतना इतना मास, क्योंकि यहां हम टेंशन निकाल रहे हैं, तो ये वाला मास, इस पे नेट फोर्स, ये वाला मास हमने m डैश से लिखा, एक्सेलरेशन A F माइनस टी, तो T इज इक्वल्स टू F माइनस m डैश A, बट हमारे पास m डैश की वैल्यू नहीं है। कैसे करेंगे अब इसको? टोटल मास m, टोटल लेंथ L, मास पर यूनिट लेंथ, जितनी लेंथ पे देखना है उससे मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आ गई m डैश। 1 सेंटीमीटर का m बाई एल था, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो मल्टीप्लाई 5 कर दिया, तो ये m डैश की वैल्यू आ गई। अब आप इसमें पुटअप करेंगे, T इज इक्वल्स टू F कितना लिखेंगे, फोर्स को क्या लिखा था हमने, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया सर यहाँ पर ma माइनस, सर उसमें हाँ बोलो, सर आंसर हमें एफ में ही चाहिए, एम में लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, हमें आंसर, क्योंकि ऑप्शन भी देखने हैं हमारे पास, तो ये एमसीक्यू है, बिल्कुल राइट, हमें आंसर एफ में ही चाहिए, तो एफ को एफ ही रहने दो, चेंज करना ही नहीं है, बिल्कुल सही है। एम डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, एम अपॉन में एल इंटू में एक्स, ए की वैल्यू, ए की जो वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है, वो ए की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे, ए कितना था यहाँ से, ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में एम, एफ अपॉन में एम, अब ये m से m कैंसिल, तो t इज इक्वल्स टू एफ, दोनों में से कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स अपॉन में l, ठीक है। तो इस तरह का आंसर कोई आ रहा है इसमें, f माइनस, ये बचेगा ना हमारे पास, t इज इक्वल्स टू, सर 1 के अपॉन में नहीं है, हाँ ठीक है, ये गलती से लिखा गया, देखो t इज इक्वल्स टू हमारा आ गया f माइनस एफ एक्स अपॉन में l, तो दोनों में से कॉमन हमारा f आ गया, तो 1 माइनस एक्स अपॉन में l, ये है x के नीचे है ओनली l, तो ये कहाँ पर आ रहा है भाई, आंसर कौन सा बन रहा है, f माइनस एफ एक्स, या आप एलसीएम ले लो, नहीं आंसर मैच हो रहा है तो f एलसीएम l हो गया, तो l माइनस एक्स, अब तो आ रहा है आंसर, ये हमारा आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन था भाई, 17th क्वेश्चन। देखिए टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा है और क्वेश्चन 3-4 ही हो पा रहे हैं, बट ये करते रहो, ये धीरे धीरे हो रहा है, स्पीड बढ़ानी है फिर, क्योंकि एक बार कंसेप्ट तुम्हें आ गया तो फिर ऐसे क्वेश्चन, एक बार ये सब चीजें सीख ली ना, और फिर मैं जब तुम्हारे को लेकर चलूंगा कि आए हुए जो क्वेश्चंस है, तो तुम फटाफट सोल्व कर पाओगे उन क्वेश्चंस को। लेकिन यहाँ से, अब यहाँ से हमारा, जैसे इसी क्वेश्चन से हमारा एक इनएक्सटेंसिबल वायर का कंसेप्ट क्लियर हुआ, कि अगर वायर एक्सटेंसिबल है तो उसमें अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होती है, लेकिन इनएक्सटेंसिबल है तो हर जगह टेंशन सेम होती है। क्लियर है भाई ये सारे क्वेश्चंस? यस सर। निकिता के कुछ डाउट्स थे, वो मुझे कराने थे, पढ़ लिए मैंने वो क्वेश्चंस। अच्छा एक चीज बता देता हूँ, अभी मैंने आपकी 2 दिन की क्लास ली है, अभी हम स्टार्टिंग ऐसे कर रहे हैं, जैसे मंडे और ट्यूसडे को क्लास हुई इवनिंग में, तो वेडनेसडे हमने ऑफ रखा, इसका मतलब आपने ये जो मंडे ट्यूसडे जितना भी पढ़ा है इसका रिवाइज करना है, फिर इसी तरह से फिर 2 दिन होगा, तो अभी कोशिश ये कि वीक में एक बार 4 दिन से स्टार्ट करें, फिर 5 डे कर देंगे।
तो कल मैं इवनिंग में क्लास नहीं लूंगा और उसके लिए मैं आपको कुछ होमवर्क और भेजूंगा, वो करने हैं, प्लस ये जितने भी क्वेश्चन मैंने तुम्हारे को करवाए हैं आज और कल के, ये आपकी एक नोटबुक में भी नोट हो। इन क्वेश्चंस को जरूर समझो, इनकी प्रैक्टिस जरूर हो तुम्हारी, ये आते हो सभी को ये क्वेश्चंस। ठीक है भाई, कवित कोई छोटा डाउट है तो पूछ मुझे फटाफट। तू पूछ रहा था कल भी सुबह की क्लास में, क्या डाउट था? ये क्वेश्चंस को लेके ही था। सर भूल गया। कोई बात नहीं, बता देना मुझे, और मुझे मैसेज कर दिया करो फिर भी अगर भूल जाते हो तो। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। अभी मैं ओवर कर रहा हूँ क्लास।